नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य बीए थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए एक ऐसी कहानी जो कि आपके पाठ्यक्रम में तो संकलित है, साथ ही साथ में आपको अपने जीवन में इस कहानी को उतारना भी चाहिए। ये कहानी ना केवल पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से आपको पढ़ना है, बल्कि इस कहानी को अपने जीवन में उतारना भी है। आप उस समाज के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे जिस समाज में दो मित्र होते हैं और वह दो मित्र बहुत ही घनिष्ठ संबंध होते हैं, लंगोटिया यार होते हैं। और उन दोनों मित्रों के बीच में जब मित्रता की बात होती है तब मित्रता निभाते हैं, लेकिन जब बात पंचों की होती है, पंच परमेश्वर की होती है, पद की गरिमा की होती है, अखंडता की होती है, तब उस पद की गरिमा का मान होता है, ना कि मित्रता का मान होता है। यानी एक पद की जो प्रतिष्ठा है, उस पद की प्रतिष्ठा को स्थापित करने का प्रयास। एक ऐसी कहानी जो आप पढ़ेंगे जिसको मुंशी प्रेमचंद जी की पहली कहानी कही जाती है, उस कहानी का नाम है बेटा, क्या नाम है कहानी का? कमेंट करके बताएं आप। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके आ रहे हैं। उस कहानी का नाम है बेटा, क्या नाम है? पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर इस कहानी का नाम ऐसे ही नहीं रख दिया गया, इसके पीछे बड़ी लंबी प्रक्रिया है। मुंशी प्रेमचंद की पहली प्रकाशित कहानी 1916 में जिसका प्रकाशन हुआ, उस कहानी के बारे में हर एक पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में उस कहानी की समीक्षा, उस कहानी का पात्र चरित्र चित्रण, कथानक, सारांश, कहानी क्या है, पूरी कहानी आपको ऐसी बारीकी के साथ सरल से सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा कि किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, बीए थर्ड सेमेस्टर में, किसी में भी आपके शामिल है, पंच परमेश्वर कहानी आज के बाद में आपको जीवन में भूलेगी भी नहीं, यह बात आप ध्यान रखेंगे। शुक्ला स्टडी पॉइंट के माध्यम से यह प्रस्तुति आपको दिखाई पड़ रही है। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। और ये थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में यूनिट नंबर 4 में आपको हिंदी कहानियों के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली जो मैं आज की क्लास ले रहा हूं, अब आप सोचेंगे गुरुजी सीरियल से क्लास क्यों नहीं आई? देखिए, सीरियल से अधिकतर क्लासेस अवेलेबल है ऑलरेडी, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें है नहीं। हिंदी कहानी क्या है, निबंध क्या है, नाटक क्या है, यही सब आपको पढ़ना पड़ता है। कहानी की परिभाषा, नाटक की परिभाषा, उद्भव विकास, यही पढ़ना पड़ता है। तो वो चीजें ऑलरेडी मैं समझ भी चुका हूं पहले की वीडियोस में और मैंने बताया भी है, लेकिन फिर भी मैं उन चीजों को कंटिन्यू करता रहूंगा। लेकिन कुछ ऐसी कहानियां जो कि आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आती है, तो यूनिट नंबर 4 से आपकी परीक्षा में 20 से 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, मैंने देखा। और इसलिए मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप सभी कहानियों की समीक्षा, सभी कहानियों के बारे में जान जाएं। फिर आपका एक उपन्यास शामिल है, उस उपन्यास को पूरा पढ़ा दूंगा, ठीक है, झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा का, ठीक है। और एक आध दो विश्वविद्यालय में थोड़ा सा अलग है तो उनके बारे में भी बता दूंगा। तो कहीं पर भटकने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको मिलता रहेगा ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हमारा यूनिट नंबर 4 है, ये हिंदी कहानी पढ़ना है। न्यू बैच स्टार्ट हो चुका 2026-27 के लिए, पूरी डिटेल से जानकारी इसमें मिलती है। और जो पीडीएफ नोट्स तैयार किया गया बेटा, आप इसको अगर पढ़ लेंगे, आपको किसी प्रकार की कोई बुक और कोई सीरीज पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। इतना मेहनत से, इतनी बारीकी के साथ मैंने अध्ययन कर, मतलब किसमें नोट तैयार किया है कि आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप वीडियोस पहली बार देखिएगा, उसके बाद में आप नोट्स पढ़ लीजिएगा, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये चीजें परीक्षा में 100% आने वाली, ये बात ध्यान रखेंगे। कहानी का नाम क्या है बेटा जो हम पढ़ने वाले हैं? कहानी का नाम है आपके, कहानी का नाम है पंच परमेश्वर। लेखक कौन है इसके? मुंशी प्रेमचंद जी इसके लेखन करने वाले हैं। और मुंशी प्रेमचंद जी कहानी सम्राट, कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट के नाम से मशहूर हैं। हिंदी साहित्य में 300 से अधिक कहानियां लिखने वाले पहले एकमात्र कहानीकार जिनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। इनके पुत्र का नाम है जो है अमृत राय, उन्होंने इनकी जीवनी लिखी है, उसका नाम है कलम का सिपाही। उसमें इनके बारे में पर्याप्त जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे। प्रकाशन इस कहानी का हुआ 1916 में। इनकी एक कौन सी कहानी है? पहली प्रकाशित कहानी है ये। कैसी कहानी बेटा? देखिए, विशेषता क्या है, प्रेमचंद की पहली प्रकाशित हिंदी कहानी है ये। क्योंकि हिंदी कहानी इसलिए यहां पर लिखा मैंने, क्योंकि ये जो है उर्दू भाषा में भी कहानियां लिखा करते थे। उर्दू भाषा में इनकी कहानियां पहले प्रकाशित होती थी, लेकिन बाद में ये हिंदी भाषा में कहानियां लिखने लगे और हिंदी भाषा में प्रकाशित हुई। किस पत्रिका से? सरस्वती पत्रिका से प्रकाशित ये कहानी है। सरस्वती पत्रिका के संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो है द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। शैली जो कहानी की है बेटा, नैतिक कथा है एक, यानी कि मोरलिटी को दिखाती है, एक नैतिकता को दिखाती है ये। साथ ही साथ में यथार्थवादी रचना है ये। समाज में, पहले के समाजों में ऐसी संरचनाएं और ऐसी जटिल समस्याएं आती रहती हैं, ठीक है। अलगू चौधरी, जुम्मन मियां और एक खाला रहती हैं, उन तीनों की कहानी इर्द गिर्द घूमती रहती है। और दोनों को एक प्रकार से टाइम मिलता है अपने अपने जो है
जो पंच परमेश्वर की भूमिका है उसमें आते हैं दोनों, अलगू चौधरी भी आता है, झुम्मन मियां भी आता है। दोनों मित्रता की भूमिका तो निभाते हैं, साथ ही साथ मित्रता अलग पायदान पे हो जाती है और एक पंच परमेश्वर की जो पद की गरिमा है उसको ध्यान में रख करके कहानी पूरी आगे बढ़ती है। इसके बारे में हम बहुत ही बारीकी के साथ आपको अध्ययन करवाएंगे। सबसे पहले पंच परमेश्वर कहानी का कथानक आप समझे। कथानक माने होता है कहानी, स्टोरी क्या है। बिन कथानक कहानी का क्या फायदा, यानी कहानी अगर आपकी है, आपने आपने पढ़ा होगा किसके बारे में, आपने पढ़ा होगा कुमार जी के बारे में, कुमार विश्वास। मैं आपको बता दूं, एक मिनट थोड़ा सा लाइट थोड़ा सा तेज कर लूं मैं ताकि जो है आपको एकदम स्पष्ट दिखे। ठीक है, तो बिन कथानक कहानी का क्या फायदा, कुमार जी कहते हैं कि बिन, एक उनकी कविता है कि बिन कथानक कहानी का क्या फायदा, यानी बिना कथानक की कहानी जो होती है वो उतनी अच्छी नहीं लगती है या अच्छी नहीं प्रतीत होती। इसलिए कथानक जो होता है कहानी का या सारांश बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए कथानक में आप सबसे पहले हम परिचय आपको बताएंगे, कहानी बेसिकली किस धरातल पर आधारित है, कहानी का भाव क्या है, कहानी कहना क्या चाह रही है, ये है कहानी क्यों, और कहानी का उद्देश्य क्या है, पात्र चित्रण वातावरण सब कुछ आपको इतनी डिटेल से बताने वाले हैं इस कहानी से कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा। और साथ ही साथ में 15 एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं इस कहानी से, विशेष करके जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चंस को भी तैयार किया, इसी के साथ मिल जाएगा, यानी कंप्लीट पूरा चैप्टर आपका है। ऐसे ही आपका पंच परमेश्वर के बाद में दूसरी कहानी आएगी, उसका नाम है बेटा तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, जिसमें हीरामन और हीराबाई की कहानी है, प्रेम कथा है, एक सरस और सरल आत्मीय प्रेम कथा। जो हीराबाई जो कि एक तवायफ है, जो एक नौटंकी वाली है, नृत्य करने वाली है, उसके, और एक हीरामन जो है वह एक प्रकार से 60 वर्षीय 40 वर्षीय 40 वर्षीय है, करिया करिया एकदम से जो है, और वो एकदम से काला चिट्ठा पट्ठा जवान जिसको आप कह सकते हैं 40 साल का, उसकी कहानी और एक हीराबाई की कहानी है। और 3 कस्में खाता है हीरामन, उसी तीनों कस्मों की कहानी इर्द गिर्द घूमती है, उसको कहानी को नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। परेशान मत होइए, सारी कहानियों को ऐसे मैं डिटेल से बता दूंगा जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। परिचय में लिखेंगे पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक अत्यंत प्रसिद्ध कहानी है, जो भारतीय ग्रामीण जीवन, मित्रता, अलगू चौधरी झुम्मन मियां की मित्रता, ग्रामीण जीवन, भारतीय ग्रामीण जीवन में जो पंच परमेश्वर की भूमिका होती है, जो पंच परमेश्वर कह देते हैं वही जय होता है, ठीक है, उसकी भूमिका, न्याय यहाँ पर आपको दिखाया जाता है, पंच परमेश्वर न्याय करते हैं और ईमानदारी के साथ न्याय दिखाया जाता है, जैसे विषयों को उजागर करती है यह कहानी। इस कहानी के माध्यम से लेखक यह संदेश देना चाहता है बेटा कि जब कोई व्यक्ति यानी पंच यानी कि न्यायाधीश कोई बनता है तो उसे निजी भावनाओं, यानी कि निजी भावना जो उसके व्यक्तिगत रिश्ते होते हैं, निजी भावनाएं होती हैं, उनके जो सेल्फ जो है आपका इमोशंस होता है उसको मारना पड़ता है। आप उस समय न्यायालय में अगर बैठे न्यायाधीश हैं तो आपको किसी एक पक्ष की तरफ झुकाव आपका नहीं होना चाहिए, आपको निष्पक्षता के साथ न्याय करना चाहिए। और यही निष्पक्षता, न्याय की निष्पक्षता को दिखाती है यह कहानी, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी की एक पहली कहानी है। 1916 में कहानी का शुरुआत करते हैं और 1936 की लास्ट कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की, जिसका नाम है कफन। तो पंच परमेश्वर से लेकर कफन तक की कहानी की जो विकास यात्रा है उसको प्रेमचंद युग के नाम से जानते हैं हिंदी साहित्य में। ठीक है, तो केवल सत्य और न्याय के पक्ष में निर्णय देना चाहिए, निजी भावनाओं को त्याग देना चाहिए, निजी भावनाओं से ऊपर उठ करके। ठीक है, सत्य और न्याय के पक्ष में निर्णय देना चाहिए, क्योंकि पंच के रूप में परमेश्वर ही बोलता है, पंच नहीं बोलता। यानी पंच के गद्दी पर जो व्यक्ति बैठा है वो परमेश्वर का दर्जा उसको मिलता है, क्योंकि वो न्याय करता है। ठीक है, न्याय, इसीलिए पहले भारतीय दंड संहिता नाम था, भारतीय न्याय संहिता नाम पड़ गया है। देखिए अपराधियों, जैसे किसी ने कुछ किया तो उसको दंड नहीं मिलता है, उसको न्याय मिलता है। न्याय मिलना सही है कि दंड मिलना सही है? भारतीय न्याय संहिता की भारतीय दंड संहिता? भारतीय दंड संहिता नहीं सही होगा, भारतीय न्याय संहिता, क्योंकि न्याय मिलता है, उसमें न्याय मिलिट्री होता है। ठीक है, न्याय मिलता है किसको? जिसको सताया जाता है, और जो सताता है उसको दंड मिलता है। ठीक है, तो क्या दंड देने के लिए जो है एक प्रकार से न्यायालय बना है? नहीं, न्यायालय का नाम है न्याय दिलवाने के लिए। और न्याय किसके साथ? जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय दिलवाने के लिए आपकी जो है जो सीआरपीसी है उसको होना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो भारतीय न्याय संहिता इसीलिए रखा जाता है, नाम बाद में रख दिया गया, क्योंकि भारतीय दंड संहिता आपकी उसकी थी, क्या नाम है, जब अंग्रेज लोग थे तो उस समय उन्होंने दंड का प्रावधान किया था। दंड नहीं, न्याय की बात होती है। चलिए कथानक विस्तार से हम समझते हैं। सबसे पहली जो कथानक जो मोड़ लेता है आपका, सबसे पहला गियर लगता है कहानी का, मित्रता की शुरुआत। एक ऐसी मित्रता जो कि बचपन से मित्रता है,
जुम्मन शेख नाम का एक व्यक्ति है और अलगू चौधरी नाम का एक व्यक्ति है। जुम्मन शेख मुसलमान है, अलगू चौधरी जो है ये एक प्रकार से मतलब ये आप जान लीजिए जो भी हो, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी नाम के दो व्यक्ति हैं, दोनों घनिष्ठ मित्र हैं, एकदम से दांते काटी रोटी है जगह कहा। दोनों के बीच इतनी गहरी मित्रता है कि वे एक दूसरे के लिए जान देने को भी तैयार है। अब ये समझ लो कितनी अच्छी मित्रता है। गांव में उनकी मित्रता की मिसाल दी जाती है उदाहरण के रूप में कि भाई फलाने दो व्यक्ति अलगू चौधरी जुम्मन मियां जो हैं, जुम्मन से एक बहुत घनिष्ठ मित्र हैं और बड़े हो जाते हैं इसी मित्रता के साथ साथ। और जुम्मन की एक खाला होती है, दूसरे पात्र क्या है, जुम्मन की कहानी दूसरे मोड़ पर क्या मुड़ती है, अभी मैं पात्र भी चर्चा करूंगा। कहानी का जो दूसरा मोड़ आता है बेटा, एक टर्न आता है, जुम्मन की एक खाला होती, खाला माने होती मौसी। जुम्मन मियां जो है जुम्मन शेख, उनकी एक खाला होती है, उन खाला के पास जमीन कुछ होती है और उस जमीन की रजिस्ट्री जो होता है ये जुम्मन जो होता है करवा लेता है। यानी कि खाला ने बहुत ही प्यार करती थी जुम्मन से और जुम्मन को इसलिए दिया था अपनी जमीन ताकि वो जुम्मन जो है उस जमीन के बदले उनका पूरा जीवन जो है उनकी सेवा पाती करता रहे। ठीक है। प्रायः आज के भारतीय वृद्धों की समस्या क्या रही है, भाई खेत पात जो होता है उनके नाम पर इसीलिए होता है जब तक उनका देहांत नहीं हो जाता, पुत्रों के नाम पर नहीं चढ़ता, क्योंकि पुत्र जो है आज के इतने ज्यादा एक प्रकार से बेकार हो गए हैं भारतीय जनमानस में कि वह बस इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भिड़े रहेंगे। उनके पिताजी उनके दादाजी क्या कर रहे हैं वो अगर बोल रहे हैं कि बेटा 2 मिनट सुन लीजिए, उनसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। एक ऐसा समय आ रहा है बेटा, इसलिए जो है यह कहानी यह भी दिखाती है, यह कहानी यह भी दिखाती कि हमको किस तरीके से जो है अपने वृद्ध और बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। और जब बुजुर्ग आपको अपना खेत दे रहा, अपनी पूरी संपत्ति आपको दे रहा है, वो संपत्ति बचा के रखा, आप मान लेते वो संपत्ति बेच दिया होता तो आप क्या करते, उनका कुछ कर पाते, नहीं कर पाते। तो संपत्ति वो जो है खाला उनके नाम पे रजिस्ट्री कर देती है जुम्मन मियाँ के। अब जुम्मन धीरे धीरे खाला और वृद्ध हो जाती हैं उनकी मौसी, तो इनकी पत्नी जो होती है जुम्मन शेख की, और ये उनसे नफरत करने लगते। थोड़ा सा वृद्धों से लोग नफरत करते हैं भारतीयों में, या भारतीय नहीं बल्कि अलग अलग देशों में आप देखते हैं तो वृद्धों से नफरत होने लगती है। वृद्धों को लोग नहीं देखना चाहते, उनसे बात नहीं करना चाहते हैं। ये वृद्धों की आज सबसे बड़ी समस्या है, समाजशास्त्र में आप लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, ये चीजें हमको देखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर ये कहानी ये भी संदेश देती है कि वृद्धों को हमको संरक्षित करना चाहिए, वृद्धों के साथ हमको न्याय करना चाहिए। जुम्मन शेख की एक वृद्ध खाला यानी मौसी है, उसने अपनी सारी जमीन जुम्मन के नाम पर कर दी है, इस शर्त पर की कि जुम्मन जीवन भर उसका पालन पोषण करेगा और जो भी संस्कार वगैरह होता है अंत्येष्टि वगैरह करेगा। शुरुआत में सब ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ समय के बाद में जुम्मन और उसकी पत्नी वृद्धा से उपेक्षा और दुर्व्यवहार करने लगते हैं। वृद्धा को अपमान और भूख का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से वो जो है गुहार लगाती है पंचायत में। तीसरा मोड़ आता है पंचायत में गुहार लगाने का। कहानी का तीसरा मोड़ जो है यहीं पे एक प्रकार से इस कहानी का एक क्लाइमेक्स जो होता है वो एकदम से चेंजेबल हो जाता है। आइए इस क्लाइमेक्स को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्लाइमेक्स बदला बेटा क्या, वृद्धा की पंचायत पुकार, यानी कि जो खाला होती है वो पंचायत बुलवाती है। गांव में अगर किसी को प्रताड़ित किया जाता है तो गांव में पंचायत बुलाई जाती है, आज भी पंचायत बुलाई जाती है। हमारे पिता जी जाते हैं पंचायत देखने के लिए, पंचायत काटने के लिए। ठीक है, चूंकि हमारे पिताजी बोलते बड़ा जबरदस्त, निष्पक्ष बोलते हैं। वो एक प्रकार से बोलते हैं कि हमको कर्जा और वोट मत देना, ठीक है, लेकिन जो बोलेंगे स्पष्ट बोलेंगे, न्याय करेंगे। तो उनसे कुछ लोग खफा भी रहते हैं इसीलिए, लेकिन वो जो है जो स्पष्ट ही बोलते हैं। ठीक है, कहते भैया जो हमको आपको देना होगा मत देना, अपना धन लक्ष्मी अपने पास रखे रहो, मुझे नहीं चाहिए कोई आपका, मैं 2 रोटी खा लूंगा, नमक रोटी खा लूंगा, उसी में सुखी हूँ। जब जाते हैं और 4-5 लोग हैं हमारे गांव में ऐसे जो है जो ऐसी पंचायतें किया करते हैं, मतलब जैसे किसी का जमीन बंटवारा हुआ या घर में कोई मारपीट हो रही, झगड़ा हो रहा, तो बंटवारा करने के लिए प्रायः ऐसे जो है जाया करते हैं। तो एक बढ़िया तरीके से न्याय हो जाता है। अब हर मामले में पुलिस थोड़ी आती है कि भाई घर में बंटवारा करना है तो पुलिस आएगी। ऐसे में यही अपने गांव के लोग 4-5 लोग जो बढ़िया लोग होते हैं, जो निष्पक्षता के साथ बातें करते हैं, उनको लोग बुलाते हैं। तो वही चीज जो है ये बुलाती है वृद्धा। अपमान से आहत होकर के खाला जुम्मन से न्याय की गुहार करती है। जुम्मन से चूंकि उसकी जो है जुम्मन क्या होता है, जुम्मन से न्याय की गुहार करती है। जब वह निराश हो जाती है तो चूंकि जुम्मन जब उसको नहीं जो है बताता या जुम्मन उसको नहीं सुनता है, जुम्मन उसकी पत्नी नहीं सुनती है उसके बारे में कि उसको कोई तकलीफ है, तो गांव की पंचायत वो बुलाती है। पंचायत का नेतृत्व जो है उस समय करने के लिए वह किसको चुनती है, जुम्मन के मित्र को ही चुनती है। जुम्मन का मित्र कौन है, अलगू चौधरी। अलगू चौधरी को चूंकि खाला भी जानती है और तमाम मंच हुआ, लेकिन जुम्मन चौधरी मतलब कि जुम्मन चौधरी का मित्र जो अलगू चौधरी है, मतलब जुम्मन शेख का मित्र अलगू चौधरी है, तो खाला ने किसको चुना, पंचायत का पंच किसको चुना। 5 पंच होते हैं जिनमें एक मुख होता है, मुखिया होता है, तो पंचायती किसको बुला,
अलगू चौधरी, बाकी और थे। पंच माने 5 लोग होते हैं, लेकिन एक मुखिया होता है उसमें से। तो पंच जो अलगू चौधरी जो है वो मुखिया बनते हैं, ठीक है। अब और मामला गड़बड़ा गया भैया। अब मित्र मित्र का बात आ गई। अब यहाँ पर चौथा मोड़, कहानी क्लाइमेक्स बदला। न्यायप्रिय मंच अलगू का फैसला। अब अलगू चौधरी के समक्ष धर्म संकट पड़ा। एक तो मित्रता का धर्म संकट, और दूसरा धर्म संकट पड़ा हुआ है बेटा किसका? इस वृद्ध खाला को न्याय दिलवाने का। अब वो न्याय दिलवाए कि मित्रता को बचाए, दो एक प्रकार से एक धर्म संकट उसके समझ तैयार हुआ। आइए समझते हैं करता क्या है। अब अलगू बहुत असमंजस में पड़ जाता है, क्योंकि एक और उसका पुराना मित्र जुम्मन है, जिससे उसका प्रगाढ़ प्रेम है, दांते काटी रोटी है जेके, ठीक है, और दूसरी ओर सत्य का साथ देना, जो उसकी पद की गरिमा को दिखाता है, जो उसकी खाला के साथ अपमान हुआ है, जो जुम्मन की खाला के साथ अपमान हुआ है, अलगू चौधरी उस अपमान का जो है दंड उसको मतलब कि बताना या फिर उसको न्याय दिलवाने के लिए काम करता है। उसका धर्म भी है। धर्म माने उसका कर्म। उसका कर्म क्या है कि वो न्याय करे। अंततः वह न्याय करता है, अपने धर्म को चुनता है, मित्रता के रिश्ते को भूल जाता है और वह सच्चाई और न्याय का पक्ष लेता है। ये होता है भारतीयता बेटा, यही भारतीय संस्कृति है और यही भारतीय सभ्यता है। और ये एक प्रकार से पंचों की, इसीलिए पंचों को परमेश्वर कहा जाता है, क्योंकि वो ये नहीं देखते हैं कि आप हमको क्या कर देंगे या आप बहुत बड़े तीरंदाज हो तो हम पंचायत नहीं अच्छे नहीं बोलेंगे। जो बताते हैं वो सत्य बताते हैं, और पंचायती जब बेकार निकल जाएगा, जान लीजिए पूरा फिर चीजें फिर स्पष्ट नहीं होंगी। निर्णय क्या निकलता है बेटा? निर्णय यह आता है, वह यह फैसला देता है कि जुम्मन को अपनी खाला को उसका खर्च देना होगा। फैसला क्या आता है? जुम्मन शेख जो है, क्योंकि उसकी जमीन जायदाद लिया हुआ है, तो अलगू कहता है कि आप जो है बूढ़ी खाला जो है उनका पूरा खर्चा, जितना खर्चा होगा सब आप उनको देंगे, या फिर जमीन वापस करनी होगी। या तो जमीन वापस करो आप उसको, जिसकी रजिस्ट्री आप दूसरा दोबारा वापस करो, या फिर आप जो है पूरा खर्चा देखना पड़ेगा और टिन्न पुन नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं पूरी जमीन फिर वापस करनी पड़ेगी। यह फैसला जुम्मन को बहुत बुरा लगा। उसकी मित्रता में दरार आ जाती है, मित्रता टूट जाती थोड़े दिन के लिए, और वह अलगू से शत्रुता पाल लेता है, यानी अलगू से वो एक प्रकार से मित्रता उसकी खत्म हो जाती है। अब आगे देखो, ये और एक प्रकार से दरार पड़ी, कहानी का क्लाइमेक्स बदला। आगे बढ़िए, कहानी अगला मोड़ देती। 5वां मोड़ जब कहानी का आता है बेटा, समय का फेर बदलता है, समय का पहिया चलता है। तो समय का पहिया चलता रहता है। अब समय का पहिया जैसे जैसे आगे बढ़ता है, फिर एक सिचुएशन और आती है बेटा। अब जो है रिफ्लेक्शन चीजें आती लगती है, यानी कि अब जो धर्म संकट पड़ा था अलगू चौधरी के साथ, जो मन गुस्सा हो गया था, वही धर्म संकट जुम्मन के समझ आएगा, और अलगू जो है अलगू के जुम्मन शेख पंच बनेगा और अलगू चौधरी का न्याय होगा। समय बीतता है बेटा, अलगू पर भी धर्म संकट आता है। वह एक बैल सही, मतलब एक बैल जो है वो शाही नाम का एक व्यक्ति होता है, व्यापारी, उसको बेचता है। शाही जो है अपने घर पे ले जाता है उसको। बाद में वह शाही दावा ठोकता है कि भाई बैल जो था, क्योंकि बैल मर जाता है, तो कहता है कि बैल पहले से बीमार था, और जब आपने उसको बेचा, मैं ले गया अपने खूंटे पर, तो हमारे खूंटे पर वो 2-3-4 दिन बाद मर गया, क्योंकि वो बीमार था, मर गया, इसलिए वह पैसा नहीं देगा। मतलब 1 आध महीना हुआ था शायद, ठीक है, तो इस तरीके से वो पैसा नहीं देगा। अलगू यह मामला पंचायत में ले जाता है, और संयोग बस होता क्या है बाबू कि इस बार पंच चुना जाता है कौन? जुम्मन शेख। यानी चूंकि जुम्मन शेख से शत्रुता है, तो जो शाही है वो दिमाग लगाता है कि भाई इसको मित्र चुनेंगे तो इसको एक बार ये जो है इनके खिलाफ फैसला सुना चुके हैं, तो ऐसे फैसला जो है मेरे मतलब कि ये इसके खिलाफ सुना देगा, ठीक है। इस दृष्टिकोण से शाही जो है थोड़ा सा वो दिमाग लगा करके, चूंकि शाही थोड़ा व्यापारी बुद्धि का था, तो ये थोड़ा सा बेमानी साफी उसके मन में। फिर क्या हुआ, आगे बढ़ता है। अब जुम्मन शेख जो है वो पंच की गद्दी पर बैठता है। जुम्मन का न्यायपूर्ण निर्णय। जुम्मन क्या करता है? अब जुम्मन के सामने वही स्थिति आ जाती जैसे पहले अलगू चौधरी के समक्ष थी, ठीक है। पर जब पंचायत के आसन पर बैठता है जुम्मन शेख, तो उसे आत्मबोध होता है, वो शत्रुता को भूल जाता है। जो मित्र एक शत्रु बन जाता है, अगर आपका मित्र शत्रु बन जाए तो आपको दौड़ा दौड़ा करके मारता है। ये बात ध्यान रखें, क्यों? क्योंकि आपका मित्र जो होता है आपके हर एक वीक पॉइंट को जानता है, तो कभी मित्र से शत्रुता नहीं करनी चाहिए। यह बात आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो आपकी सारी पोल खोल देगा, ठीक है। तो मित्रता जो है आप बचा करके रखो। तो क्या होता है कि जब पंचायत के आसन पर बैठता है वो, तो उसे आत्मबोध होता है। आत्मबोध मतलब कि उसको जानकारी होती है, वो उसकी मतलब जब वो वहां पर गद्दी पर बैठे तो वहां से वो जुनून आता है अंदर से कि पंच बनकर किसी के साथ पक्षपात करना एक पाप है। और निर्णय क्या निकालता है? वो निर्णय देता है बेटा, निर्णय जो है सबसे जबरदस्त था।
वह न्याय का साथ देता है अलगू चौधरी मतलब कि जुम्मन शेख, और घोषणा करता है कि बैल स्वस्थ था, शाही की गलती है, उसने खिलाया पिलाया नहीं उसको, इस वजह से वो मर गया। ठीक है, उसे पैसे देना होगा, वास्तविकता में यही चीजें हुई थी और इस वजह से सही निर्णय दिया उसने। जो है शाही जो है इसमें गुस्सा भी हो जाता है, लेकिन हाँ निर्णय जो है वो इनके पक्ष में आ जाता है। किसके पक्ष में? अपने मित्र के पक्ष में नहीं देता है, वो न्याय का पक्ष देता है। और न्याय का क्या कहता था कि जो है अलगू चौधरी ठीक है। अब अलगू चौधरी जुम्मन, जब अलगू चौधरी जो है इस तरीके से निर्णय देता है, मतलब जुम्मन शेख देता है, अलगू चौधरी भाव विभोर हो जाता है और जाकर के दोनों गले मिलते हैं। फिर से मित्रता जो है वो आरंभ हो जाती है और इस तरीके से धर्म की जय होती है और अधर्म का नाश होता है। इसलिए भारतीय जनमानस में एक नारा चलता है किसी भी पूजा पाठ के बाद में कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर चीजें होती है और कहानी यहीं पर समाप्त होती है। पुनः मित्रता का पुनर्जन्म होता है। जुम्मन का यह निर्णय सुनकर के अलगू भावुक हो जाता है, वह आगे बढ़कर के जुम्मन से लिपट जाता है और दोनों मित्र फिर एक हो जाते हैं। इस तरीके से कहानी का कथानक यहाँ पर समाप्त होता है। कुछ विशेष बात हमने आपके लिए तैयार की है, आइए उसको समझते हैं इस कथानक के बाद में। देखें, जब व्यक्ति पंच बनता है तब वह मनुष्य नहीं होता बेटा, वो परमेश्वर का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, तभी तो सत्य बोलता है वो, भले ही सामने कोई अपना क्यों ना हो, लेकिन वो सत्य का साथ देता है, वो न्याय करता है। यही प्रेमचंद की इस कहानी का अमर संदेश है कि कोई भी व्यक्ति अपने पद पर बैठा हो, उस पद की जो गरिमा है, उस पद की जो एक प्रकार से प्रतिष्ठा है, उसको बनाए रखे। ठीक है, पंच के रूप में परमेश्वर वास करता है। इस कहानी का तात्पर्य, इसीलिए इसका नाम पंच परमेश्वर रखा गया, क्योंकि पंच जो होते हैं परमेश्वर के प्रतिनिधि होते हैं। वो दोनों पक्षों को सुनते हैं, दोनों पक्षों को जानते हैं, उसके बाद में निर्णय लेते हैं। ये हो गया भैया ये चरित्र चित्रण समझ लीजिए। जुम्मन शेख का जैसे आपसे पात्र और चरित्र पूछता है, कहानी कला के तत्वों के आधार पर जो है इस कहानी की समीक्षा कीजिए, ऐसे प्रश्न पूछेगा तो आप आसान तरीके से बता पाएंगे। पहला पॉइंट, जुम्मन शेख। जुम्मन शेख कैसा है? चालाक है, व्यवहार कुशल है और लेकिन स्वार्थी भी है। जुम्मन शेख मौसी की जमीन हड़पने के बाद उसे तिरस्कृत करता है, मौसी को अपनी। पंच बनते ही उसमें आत्मबोध आता है और वो सारे जो है ये सब बुराइयां भूल जाता है और वह सत्य का साथ देता है। उसके चरित्र में आंतरिक परिवर्तन स्पष्ट रूप से बाद में दिखाई पड़ता है। तो कहानी यह सिखाती है कि भले ही मनुष्य के जीवन में स्वार्थ आ जाता है कुछ समय के लिए, लेकिन उस स्वार्थ को अगर भुला दिया जाए, उसकी अगर प्रायश्चित कर लिया जाए पाप का, तो वह एक प्रकार से पाप का जो दोष होता है वो खत्म हो जाता है। आगे देखिए, दूसरा जो एक प्रकार से इसमें पात्र है वो है अलगू चौधरी। अलगू चौधरी बेटा अगर इसकी बात करें तो ईमानदार है, न्यायप्रिय है और सच्चा मित्र है। ये अलगू चौधरी अपने मित्र जुम्मन शेख के खिलाफ भी सच्चाई से निर्णय देता है। खिलाफ देना पड़ा, फिर भी सच्चाई के साथ निर्णय दिया कि भाई उसकी खाला ये नहीं सोचा, वो उसने न्याय किया। कथा का नायक मतलब कि नायका की जो है, जो कथा का नायक है यानी कहानी का हीरो अगर किसी को बनाया जाएगा, किसको बनाया जाएगा? अगर फिल्म बने इस पर तो हीरो कौन होगा? हीरो होगी अलगू चौधरी। ठीक है, जो पाठकों को नैतिक शिक्षा देता है, वो बताता है समय परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन अपने सच्चाई अपने न्याय का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और एक अगली एक प्रकार से एक जो है पात्र है, जो कि इन्हीं तीनों पात्रों के इर्द गिर्द पूरी कहानी आपकी घूमती रहती है। जुम्मन की खाला, वृद्ध महिला जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करती है, साहसी है, आत्मसम्मानी है और दृढ़ निश्चयी है, जो ठान लेती है उसको करके दिखाती है। वह ग्रामीण महिलाओं की आत्मनिर्भरता और न्याय की जो है आकांक्षा का प्रतीक है। महिलाएं समाज में आवाज उठा सकती, इस बात को भी मुंशी प्रेमचंद जी ने जो है खाला के माध्यम से प्रस्तुत किया कि महिलाएं भी अपने आप को समाज में न्याय दिलवा सकती हैं। ठीक है, ये खाला जो है एक ऐसे प्रतीक है। मैं और भी चीजों को आपको समझाऊंगा। आगे हेडिंग डालिएगा, उद्देश्य क्या है कहानी का? कहानी का उद्देश्य क्या है बेटा? पहला उद्देश्य इसका यही है कि न्याय और नैतिकता की महत्ता को स्थापित करने के लिए कहानी लिखी गई, ताकि न्याय और नैतिकता जो है वो समाज में व्यापे। दूसरा उद्देश्य था मुंशी प्रेमचंद जी का यह दिखाना कि पंच के रूप में व्यक्ति ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर काम करता है, यानी ईश्वर के रूप में होता है वो। तीसरी बात, मनुष्य के भीतर आत्मज्ञान की शक्ति को दर्शाना, यानी कि जब वो अपने पद पर बैठता है, अपने उस पर बैठता है, आसन पर बैठता है, तो वह एक प्रकार से आत्मज्ञान उसके अंदर डेवलप होता है। चौथी बात है ग्रामीण पंचायत व्यवस्था की नैतिक शक्ति को उजागर करना। ये सब उद्देश्य है, यानी ग्रामीण जीवन जो है, ग्रामीण ग्राम पंचायत जो था व्यवस्था, उसके बारे में दिखाना भी मुंशी प्रेमचंद जी का एक उद्देश्य था। मुंशी प्रेमचंद जी के घर में गया हूँ, बनारस में लमही नाम का एक स्थान है, वहां पर इनका घर है, पैतृक निवास है। मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जब मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से BHU से हिंदी साहित्य से MA कर रहा था। उस दौरान मुझे इनके घर पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं गया, घूमा इनके जहाँ पर बैठ कर लिखते थे मुंशी प्रेमचंद जी, उन सभी जगहों पर मैं गया। तालाब जो था, कुंड था, जिसके बारे में जिक्र करते हैं अपने निबंधों में, उन सभी जगहों पर अपने उपन्यासों में, अपने
कहानियों में, तो उस जगह पर मैं गया, कई बार टहला, घूमा, देखा, प्रोफेसर लोग हमारे थे, सब लोग बताते रहते थे कि भाई यहाँ पर ये करते थे, सारी जानकारी ली। ठीक है, चलिए अगला। यहाँ पर, अब यहाँ पर एक चीज समझने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपको हमारे कोर्स से ज्वाइन होना है, जिस भी बच्चे को हमारे कोर्स से ज्वाइन होना, कोर्स हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोर्स की पूरी व्यवस्था आपके लिए कर दी गई बेटा। ठीक है, अगर कोर्स से आपको जुड़ना है तो आपके लिए बहुत कम फीस रखी गई है, 9161936062। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर SMS कर दीजिएगा। आपके लिए पूरी जो है PDF नोट्स इस तरीके से, हर एक कहानी, हर एक निबंध जो भी आपके पाठ्यक्रम में है उसका ऐसे ही नोट्स, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ ऐसे विस्तार से नोट्स जो सरल भाषा में होंगे, आपको एक बार पढ़ लेंगे समझ में सारी बातें आ जाएंगी। आप अगर ऐसा नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, आप हमारे साथ लाइव क्लास वाले ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो सबकी फीस केवल 100 रुपए है। सब कुछ मिलेगा केवल 100 रुपए में। केवल हिंदी का नहीं बल्कि हिंदी के साथ जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे, हिंदी, जियोग्राफी, पॉलिटी, संस्कृत, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, अंग्रेजी से लेकर के आपके जो भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट की जो भी क्लास मिलेगी, सब कुछ आपको मिलेगी। आपको इस नंबर पर अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो, अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके इस नंबर पर भेज दीजिएगा। आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। इसी 100 रुपए फीस में आपको जो है 3 मेजर सब्जेक्ट की तैयारी, 1 माइनर, 1 को करिकुलर, यानी 5 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में हो जाएगी। यह बात आप ध्यान रखेंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी की किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपको जिस व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा वहां पर सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लास लिंक मिलेगी। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, लाइव क्लास के बाद में उसकी वीडियो लेक्चर्स की प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगी, सब कुछ मिलेगा, सीरियल से सब कुछ मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का आपको PDF नोट्स यहाँ पर मिलेगा। जो भी क्लास होगी सभी की PDF नोट्स, और PDF नोट्स जो यूट्यूब पर क्लास नहीं होगी उसकी PDF नोट्स तैयार की जाएगी, वो भी आपको वहां पर ग्रुप में मिलेगी। यानी एक ग्रुप में कंप्लीट चीजें आपको मिलने वाली हैं। PDF नोट्स मिलेगा, PDF में आपको MCQs और लिखित दोनों टाइप की चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, लिखित टाइप की भी चीजें आपको मिलेंगी। लिखित टाइप का मॉडल पर जल्दी तैयार हो रहा है, वो भी आपको मिलेगा, जिसमें आते लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी क्वेश्चंस होते हैं। MCQs यानी जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, जिसको मैंने इसी वीडियो में भी लगा रखा है, आप देखिएगा अभी। इस तरीके से बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको। सभी विश्वविद्यालय से रिलेटेड किसी भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, जैसे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, कपिल वस्तु, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, या इसके अलावा आपका महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय। ठीक है, आपका क्या और भी विश्वविद्यालय है, जैसे कि MJP बरेली, रोहिलखंड, मासा कुमारी, सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय। ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय हैं। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर मतलब कि ये मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय। सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस जो है यही है, आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें आपको मिलती रहेंगी। सभी विश्वविद्यालय, सभी के लिए केवल फीस कितनी है, मात्र और मात्र 100 रुपए फीस। जिन बच्चों को जुड़ना है 100 रुपए में, वो तुरंत SMS करके जुड़ जाए। मात्र 100 रुपए फीस है, कोई बहुत बड़ी फीस नहीं रखी गई उसमें। बहुत 100 रुपए कम से कम आपका 1000 रुपए से अधिक जो है कंटेंट आपको मिलेगा। उतना बुक में आपको चीजें नहीं मिलती हैं, या उतनी इंपॉर्टेंट जो आपको मैं देता हूं। मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देता हूं, पिछले 7 सालों से आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो आपको सब कुछ मिलेगा बहुत ही कम पैसे में, केवल 100 रुपए फीस में। तुरंत स्कैनर पर आप स्कैन कीजिएगा, पेमेंट कीजिएगा। आप नहीं पेमेंट कर पा रहे हैं, किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं। आपके घर में कोई चलाता होगा ऑनलाइन माध्यम, उससे आप फीस जमा करवा दीजिए। आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, लाइव क्लास सब कुछ मिलेगा। सारे ग्रुप जो है एकदम से व्यवस्थित हैं, कोई प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए जुड़ जाइए, देर ना कीजिए, क्योंकि समय मेरे पास भी कम है और आपके पास भी कम है। चलिए हम इसको कहानी को पूरा करते हैं। अब इसमें अगला जो हेडिंग होता है आपका, कहानी कला के तत्वों के आधार पर अगर इसकी विशेषता देखेंगे, तो इसकी विशेषता क्या है बेटा, देखिए पहली भाषा और शैली, यानी कि हिंदी गद्य में भाषा और शैली इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आप किसी कहानी की विशेषता को समझ रहे हैं, कहानी कला के तत्वों के आधार पर इसकी समीक्षा देख रहे हैं, तो भी आपको भाषा, यानी कहानी की भाषा क्या है, शैली कैसी है। देखिए भाषा की अगर बात करें बेटा, तो भाषा कहानी की सरल है, प्रवाहपूर्ण है, यानी जिस हिसाब से कहानी आगे बढ़ती है उस हिसाब से भाषा भी उसी अनुकूल, और जैसे कहानी में जैसे पात्र आते उसी हिसाब से भाषा भी है। ग्रामीण परिवेश के अनुकूल है एकदम से भाषा। ठीक है, कहीं कहीं उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया, चूंकि उर्दू के एक प्रकार से बड़े अच्छे कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी, पहले उर्दू में लिखा करते थे, जो पात्रों की सामाजिक पृष्ठभूमि को दर्शाता है। क्योंकि जब जुम्मन मियाँ की बात आती है तो वहां पर उर्दू शब्दावली थोड़ी सी हो सकती है, बढ़ा दी जाए। संवाद प्रधान भाषा, जिसमें पात्र जीवंत होते हैं, यानी संवाद जैसा संवाद है उसी के अकॉर्डिंग भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली क्या लिखेंगे बेटा, शैली क्या है कहानी की, शैली की अगर बात की जाए तो यथार्थवादी शैली है, ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है इस शैली के माध्यम से। दूसरी बात है प्रसंगानुकूल शैली भी है, यानी प्रसंग के अकॉर्डिंग, कथा की आवश्यकता जैसी है उसके अनुसार भाषा और उसी के अनुसार शैली में परिवर्तन होता रहता है समय समय पर। इसके साथ साथ यहाँ पर संवादात्मक शैली भी है इस कहानी में, यानी पात्रों के संवादों से कथानक आगे बढ़ता है, यह बात भी आप ध्यान रखिएगा।
आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं, आप पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए 100 रुपए फीस जमा करके, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का मिलेगा और तमाम कहानी का, तमाम निबंध, नाटक जो भी आपके पाठ्यक्रम में हिंदी में मैंने सिलेबस बता दिया तो वो सब आपको मिल जाएंगे। आगे देखिएगा, कथानक की विशेषताएं लिख दीजिएगा। देखिए सबसे पहली बात है संदेशात्मकता, यानी पंच के रूप में पंच परमेश्वर वास करता, पहली संदेश। दूसरी बात मनोवैज्ञानिक गहराई आपको कथानक में मिलेगी। जुम्मन का अंतर्मन जो है लास्ट में जाकर के बदलता है जब वो जो है अलगू चौधरी के लिए फैसला सुनाता है। इसके बाद में मित्रता और धर्म के बीच संघर्ष आपको दिखाता है कथानक। अंततः धर्म की जय होती है, ठीक है, धर्म की विजय होती है। ग्रामीण न्याय प्रणाली का चित्रण इसमें किया गया है, बिना कोर्ट कचहरी के पंचायत का महत्व यहाँ पर दिखाया गया है, यानी कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं, पंचायत में ही सारा निर्णय हो जाता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ में आप देखते हैं प्रतीकात्मकता की अगर बात की, इसमें प्रतीक विधान भी प्रयोग किया गया है। प्रतीकात्मकता देखें तो पंच का आसन जो होता है न्याय, धर्म और ईश्वरत्व का प्रतीक यहाँ पर दिखाया गया है। खाला जो है अन्याय के विरुद्ध खड़ी नारी शक्ति का प्रतीक है उस समय, ठीक है, जिस समय नारी की बात कोई नहीं करता उस समय इन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी नारी शक्ति को दिखाने का प्रयास किया, महिला सशक्तिकरण की बात करी। दोस्ती यहाँ पर आपको दिखाई गई, जब तक निजी लाभ हो तब तक स्थिर, लेकिन सच्चा मित्र वही है जो सच के साथ खड़ा हो, ठीक है। सच्चा मित्र वो नहीं है कि आपकी हमेशा जो है मित्रता निबंध आप पढ़ेंगे आगे चल करके, उनका है क्या नाम है, मित्रता निबंध आप पढ़ेंगे रामचंद्र शुक्ला जी का है। रामचंद्र शुक्ल जी मित्रता की पूरी परिभाषा की मित्रता जो वो नहीं कि आपके मुंह पे आपको आपकी बड़ाई करता रहे, ऐसा नहीं। मित्रता मित्रता वही मित्र अच्छा वही होता है जो आपकी बुराइयों को भी ढूंढ निकाले और आपको बताए कि आप इसमें सुधार कीजिए। कथा क्यों प्रासंगिक है, इस कहानी का प्रासंगिकता क्या, क्यों जरूरी है पढ़ना। देखिए यह कहानी आज भी पंचायती राज, न्याय, राजनीति और नैतिक मूल्यों की दृष्टि से अत्यंत प्रासंगिक है। यह वर्तमान समाज में भी न्यायपालिका की निष्पक्षता की आवश्यकता को रेखांकित करती है कि न्यायपालिका हमेशा निष्पक्ष होनी चाहिए, इस बात पर फोकस करती है। निष्कर्षतः आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि पंच परमेश्वर प्रेमचंद की एक ऐसी प्रेरणात्मक यानी मोटिवेशनल स्टोरी है, प्रेरणात्मक कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि जब कोई व्यक्ति पंच यानी न्यायाधीश बनता है तो उसे अपने सारे व्यक्तिगत रिश्ते, अपने लाभ हानि और अपनी भावनाएं, इमोशंस, इन सभी को भूल करके केवल सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ कहानी के दोनों मुख्य पात्र खास करके अलगू चौधरी और जुम्मन शेख एक समय अपने अपने मित्र के खिलाफ भी न्याय करते हैं, क्योंकि पंच बनने के साथ ही धर्म और कर्तव्य का भाव जागृत हो जाता है इनके अंदर, यानी एक मनोवैज्ञानिक द्वंद्व भी आपको चलता हुआ दिखाई पड़ता है। यानी आप देखेंगे तो हिंदी कहानियों में एक ऐसी कहानी जिसमें तमाम प्रकार की विशेषताएं मौजूद हैं। इस कहानी की बात करें बेटा तो यह कहानी केवल दो मित्रों की नहीं बल्कि मनुष्य के अंतरात्मा, न्यायप्रियता और आत्मबोध की कहानी है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितनी अपने समय में थी, ठीक है, जब लिखी गई थी तब। इसकी और निष्कर्षता हम कह सकते हैं विशेष टिप्पणी के रूप में, ये कहानी पंच परमेश्वर यह बताती है कि न्याय के आसन पर बैठ करके व्यक्ति स्वयं नहीं बोलता, वहां परमेश्वर बोलता है। और जब इंसान अपने स्वार्थ, संबंध और भावनाओं से ऊपर उठ जाता है तो वह निर्णय कर पाता अच्छा, तब वह सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करना होता है, ठीक है। यही इस कहानी की आत्मा है और यही इसे अमर बनाता है और यही इसे पंच परमेश्वर नाम से संबोधित भी करता है। इस तरीके से इस कहानी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इस कहानी से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट 15 एमसीक्यूज के बारे में हम आज के वीडियो के माध्यम से आप बताने का प्रयास करेंगे। ये 15 एमसीक्यूज आपके लिए बहुत जरूरी हैं, ये बात ध्यान रखें। तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए पहला आपकी कहानी का नाम, पहला प्रश्न है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद। प्रकाशन कब हुआ, 1916 में प्रकाशन हुआ है, ठीक है, 1916 में प्रकाशन हुआ है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन तो बी ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन इसके साथ मिलेगा आपको। जुम्मन की मौसी ने किसके नाम अपनी जमीन की रजिस्ट्री कर दी थी, तो जुम्मन की मौसी ने जुम्मन के नाम कर दी थी, जुम्मन शेख के नाम, ठीक है। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अभी आपने पढ़ा किसके नाम कर दी थी बेटा, जुम्मन शेख के नाम, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है आपका तीसरा नंबर, अलगू चौधरी का मुख्य गुण क्या था। अलगू चौधरी जो था बेटा वो कैसा था, अलगू चौधरी जो था वो न्यायप्रियता था उसके अंदर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यायप्रिय था अलगू चौधरी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न चौथा नंबर, खाला ने पंचायत में किसे पंच चुना था। खाला ने पंचायत में किसको पंच चुना था बेटा, अलगू चौधरी को चुना था, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, शाही तो बैल वाला था, ठीक है। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा, प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है। पांचवा प्रश्न, पंच बनने पर अलगू ने किसके पक्ष में निर्णय दिया था, अपने मित्र जुम्मन के नहीं, मौसी खाला के, बिल्कुल बी ऑप्शन। एक मिनट ऑप्शन और देख लीजिए, भी हो सकता है न्याय के पक्ष में हो आ जाए।
स्वयं के शाही के नहीं, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, मौसी के। ठीक है, मौसी के पक्ष में दिया था, न्याय किया था। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 6ठा नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, जुम्मन ने खाला को किस रूप में सताया था? खाने पहनने की सुविधा दी, नहीं दिया था ये, सम्मान से रखा था, नहीं रखा था, अनदेखी और दुर्व्यवहार किया था। बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, अनदेखी और दुर्व्यवहार किया था। 7वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है, पंच परमेश्वर का केंद्रीय संदेश क्या है? मित्रता निभाना, ईश्वर में आस्था, न्याय के आसन पर निष्पक्ष रहना। बिल्कुल सी ऑप्शन, न्याय के आसन पर निष्पक्ष रहना सिखाता है। ये मित्रता नहीं बल्कि न्यायिक प्रक्रिया की एक कहानी है, न्याय को अच्छा दिखाने की। पंचायत के जो पंचायत की वास्तविकता है, पंच को परमेश्वर दिखाने की कथा, नहीं तो इसका कहानी का शीर्षक क्या होता है, मित्रता रख देते। अलगू का बैल किसने खरीदा था? अलगू का मित्र जो है शाही नाम का एक व्यक्ति था, व्यापारी था, उसने खरीदा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है, 9वां नंबर क्वेश्चन है। अंत में जुम्मन ने पंच बनकर क्या निर्णय दिया था? अंत में जुम्मन ने अलगू के पक्ष में निर्णय दिया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, अलगू के पक्ष में। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे। 10वां नंबर प्रश्न, बेटा कहानी का क्या प्रभाव पड़ता है? मित्रता को तोड़ता है कहानी, बिल्कुल गलत बात है, कहानी मित्रता को तोड़ता नहीं है। अन्याय को बढ़ाता नहीं, आत्मबोध और न्याय की प्रेरणा देता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आत्मबोध किसको मिलता है? जुम्मन से को आत्मबोध प्राप्त होता है, न्याय की प्रेरणा जो है अलगू चौधरी से सीख सकता है कोई व्यक्ति। अगला की मित्रता कोई भी कितनी भी गहरी हो, लेकिन वो जो है एक झटके में खत्म कर देता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कहानी की मूल पृष्ठभूमि किस प्रकार की है? शहरी, बिल्कुल नहीं, विदेशी नहीं, ग्रामीण है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रामीण पर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन से बेटा। 12 नंबर क्वेश्चन से, प्रेमचंद की यह कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती पत्रिका में। ठीक है, संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। 1916 में इस कहानी का प्रकाशन हुआ था, ये बात ध्यान रखिए। चलिए, अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न आ चुका है 13 नंबर, कहानी की स्त्री पात्र कौन सी है? अलगू की पत्नी, बिल्कुल नहीं है। जुम्मन की पत्नी भी नहीं, खाला, यानी खाला जो है ये एक प्रकार से, रजिया तो भाई इतिहास की है, खाला जो है ये कहानी की स्त्री पात्र है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौसी जो है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न, पंच परमेश्वर कहानी का पहला न्यायिक निर्णय किसने दिया था? जुम्मन ने, बिल्कुल नहीं, खाला ने नहीं, अलगू चौधरी ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर, अलगू चौधरी पहले निर्णय देता है। अगला प्रश्न 15 नंबर क्वेश्चन आपसे आ सकता है, प्रेमचंद ने पंच को किसने तुलना की थी? प्रेमचंद ने पंच को किससे तुलना की थी? पंच को प्रेमचंद जी ने परमेश्वर से तुलना की, इसीलिए इस कहानी का नाम पंच परमेश्वर है। ध्यान रखिएगा इस बात को। इस तरीके से आपसे 15 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। आपके लिए यहाँ पर जो है आपके लिए कोर्स की व्यवस्था कर दी गई। आपको ग्रुप से जुड़ने के लिए या इन सभी चीजों की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ऐसे तमाम चीजों, चैप्टर वाइज क्लास नोट्स, पीडीएफ नोट्स, सब कुछ आपको मिलेगा। 91 61 93 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस कीजिएगा? अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, अपने सब्जेक्ट के नाम लिख करके भेज दीजिएगा, और आपकी सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भी भेज दीजिएगा। ठीक है, आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देनी है या फिर किसी दूसरे से जमा करवा देनी है। उसके बाद में आपको सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लास, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा लाइव, वीडियो मतलब कि मेजर माइनर को करिकुलर, उसके अंदर वीडियोस, साथ में सभी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ नोट्स, और पीडीएफ नोट्स बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट आपका है ये। ठीक है, पीडीएफ नोट्स जो है इतना वीआईपी बनाया गया आपके लिए, ताकि आप पढ़ेंगे, और इतना सरल बनाया गया है, सरल भाषा में, ताकि आप इन चीजों को जान पाए, समझ पाए। ठीक है, पहले आपका जो नोट्स होता था वो आपको थोड़ा कम दिखता था, छोटा रहता था। आप लोगों ने बहुत बार हमसे कहा, तो हमने कहा भाई बिल्कुल आपके लिए एक नए प्रकार की व्यवस्था की जाएगी, और नए प्रकार की व्यवस्था मैंने आपके लिए करी। ठीक है, चलिए, जिनको भी जुड़ना जुड़ सकते हैं, सभी विश्वविद्यालयों के लिए सिलेबस वैध है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। सभी यूनिवर्सिटीज के लिए, सभी विश्वविद्यालयों के लिए सिलेबस पूर्ण रूप से समर्पित है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस कहानी को आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 91 61 93 62 ये व्हाट्सएप नंबर है, इसी पर व्हाट्सएप एसएमएस कीजिएगा। थर्ड सेमेस्टर में आप थर्ड सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और आपको बता दूं, यहाँ पर केवल एक सब्जेक्ट नहीं, बल्कि आपका 3 मेजर सब्जेक्ट आपके होते हैं। ठीक है, कितने बेटा? 3 मेजर सब्जेक्ट, एक आपका माइनर होता है, ठीक है, माइनर, और एक आपका होता है को करिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, को करिकुलर सब्जेक्ट, इन सभी की तैयारी आपकी मात्र कितने रुपए में हो जाएगी? 100 रुपए फीस में 5 सब्जेक्ट की तैयारी। कैसे? 5 सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी। अगर आप कहीं सीरीज खरीदेंगे तो भी मान लेते, जो नोट्स आप खरीदते हो मार्केट से, कितने का आता है? एक सीरीज 60 रुपए की आती है। 5 सीरीज खरीदो, कितनी पड़ेगी? 56 30, 300 रुपए की आपकी सीरीज पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या आपको नोट्स भी मिलेगा 100 रुपए में ही, पीडीएफ मिलेगी, लाइव क्लास, मॉडल पेपर, सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, जो सिलेबस मैंने बताया उस सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ आपको मिलेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत यही सिलेबस है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये सब चीजें आपको मिलती रहेंगी। सभी विश्वविद्यालयों के लिए वैध सिलेबस है, सभी यूनिवर्सिटीज में यही चीजें आती रहती हैं।
कहीं पर भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको व्यवस्थित क्रम में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद में जो दूसरी कहानी हम चर्चा करेंगे, दूसरी कहानी में क्या पढ़ेंगे बेटा, अगली कहानी जो होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, उस कहानी में बेटा हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, पंच परमेश्वर हो ही गया आपका, उसमें हम पढ़ेंगे कहानी आपकी जो फणीश्वरनाथ रेणु जी की है, और उस कहानी का नाम है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, जिसमें हीरामन और हीराबाई की प्रेम कहानी है। उसको विस्तार से हम आपको समझाएंगे किस तरीके से हीरा मन जो होता है वो 3 कस्में खाता है, उसी 3 कस्मों पर इस कहानी को जो आधारित किया गया है। 2 कहानी का 2 शीर्षक है, एक है तीसरी कसम और उर्फ ने दूसरा नाम भी इस कहानी का, उसको बोलते हैं मारे गए गुलफाम। लेकिन मारे गए गुलफाम उतना सही कहानी का नाम पड़ता नहीं, इस वजह से इसको तीसरी कसम कहते हैं, क्योंकि 3 कस्में खाता है और तीसरी कसम सबसे इंपॉर्टेंट है। उसी तीसरी कसम पर पूरी कहानी जो है केंद्रित है, आधारित है। चर्चा करेंगे हम। इस तरीके से आपके 5-6 कहानी संकलित हैं, जैसे कि आपकी प्रेमचंद की, मतलब प्रेमचंद की पंचपरमेश्वर हो गई, ऐसे पाजेब संकलित है जयंत कुमार की, गैंग्रीन कहानी जिसको रोज कहते हैं वो आज्ञे की संकलित है, ठीक है। ऐसे पर्दा कहानी यशपाल की संकलित है, तीसरी कसम रेणु की है, ये है जिसको चर्चा करेंगे हम। इसके अलावा पिता कहानी ज्ञान रंजन की कहानी है, ठीक है। इस तरीके से इन सब तमाम कहानी संकलित है, ठीक है। इन चीजों को हम बहुत ही बारीकी के साथ आपको बताएंगे, परेशान होने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा।